हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा आगे का चैप्टर। तो कल के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, आइए जानते हैं। हमने पढ़ा था समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की एक नई प्रणाली लागू होती गई। इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण यह है कि 1810 के बाद खेती की जो कीमतें थीं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थीं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि और बंगाल के ज़मींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूँकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। जब अधिकारियां कोई नीति निर्धारित करते हैं तो उसकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वह एक आधिकारिक पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक में इंग्लैंड के डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात हुए तथा उनके विचार काफ़ी उच्च थे। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्त होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि में सुधार उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व काफ़ी अधिक था। उस टाइम जो राजस्व मांगा गया बहुत अधिक था, इसलिए बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कार्य तो करते थे परंतु वो दे नहीं पाते थे। अब जब किसी के पास पैसे हैं ही नहीं तो आप उसे कितना भी जुल्म कर लें, मार लें, पीट लें, वो इंसान कहाँ से देगा? ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना। अगर होते तो वो दे देता। अब उसके पास पैसे हैं नहीं, जेवर है नहीं, ज़मीन है नहीं, तो अब कैसे ले लेंगे? तो इन्होंने जुल्म तो बहुत किए, लेकिन जैसा कि उनके पास थे ही नहीं तो वो किस तरीके से कर चुका सकते हैं भला। फिर कपास में तेज़ी आई। 1860 के दशक में पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उसका उद्देश्य था कि दुनिया के हर भाग में कपास को पहुंचाना, जिससे कि विकास हो सके। और भारत को एक ऐसा देश समझ लिया गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में काफ़ी गिरावट हो गई और जब ऐसा हुआ तो भारत तथा अन्य देशों को संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास की अत्यधिक आवश्यकता है तो आप लोग इसे निर्यात करें।
तो भले इस लड़ाई से अमेरिका का नुकसान हुआ हो, लेकिन इंडिया का तो फ़ायदा हो गया। आगे चलते हैं। जब बाज़ार में तेज़ी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, ठीक है। जब पता है कि कपास के बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है और अगर उस टाइम आप किसी बैंक से जाके कहते हैं कि हमें कपास की खेती है तो लोन चाहिए ना, तो वो आसानी से दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसी फसल जो मौसमी है ही नहीं, ठीक है, और आप जाके कहते हैं कि आप दीजिए, जैसे मान लीजिए केसर है, अब आपको केसर यूपी में उगाने हैं, आपने जाके कह दिया कि आप हमें लोन दीजिए, हमें केसर उगाने हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको लॉस होगा। अगर उन्हें पता है कि आप चुका सकते हैं तो भले वो दे दे, क्योंकि आपको लॉस होने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता है कि आप उन्हें नहीं चुका पाएंगे, अगर आपको लॉस होगा तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋण का स्रोत सूख गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे के गजट के संपादक ने पूछा, 10 राज्यों को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्ति कारक बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब अमेरिका में लड़ाई छिड़ी हुई थी तो लोग बड़े हैप्पी थे कि लड़ाई हुई है तो फिर उन लोग के बीच कोई बिजनेस तो होगा नहीं, तो यानी कि और देशों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लड़ाई उन लोग की बंद हो गई तो फिर और देशों को भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उन लोग की लड़ाई तो ख़त्म हो गई ना आपस में, तो उन्होंने दोस्ती कर ली। आगे चलते हैं। भाड़ा पत्र, आखिर ये क्या होता है। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिन वह आगे खेती कैसे कर सकता है, इसलिए उसने ज़मीन और पशु भाड़े पर ले लिए। जब उसे उन पशुओं के लिए, जो मूल रूप से उसके अपने ही थे, भाड़ा चुकाना पड़ता था, तो उसे एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था जिसमें वो साफ तौर पर कहा जाता था ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं हैं। विवाद छिड़ने पे वही दस्तावेज़ न्यायालयों में मान्य होते थे। जिसे आपने देखा होगा ना, 100 रुपये के कागज़ आते हैं, एक एफिडेविट आता है ना, एक कागज़ टाइप, वो उस पर 100 रुपये ऊपर लिखा होता है, वो 100 का मिलता भी है। तो वो उस पर एक छोटी छोटी डील्स होती हैं, जैसे हमने आपको 1 लाख रुपए दिया तो वो 100 रुपये पे दोनों पक्ष आपस में साइन कर लेते हैं। तो यदि ऐसा कुछ होता है कि एक पक्ष कह दे कि नहीं हमें तो पैसे मिले ही नहीं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो मान्य होता है। और अगर ज़्यादा बड़ी रकम है तो वो डॉक्यूमेंट और भी ज़्यादा पैसे का आता भी है, ताकि वो मान्य हो सके, ठीक है। तो इसी तरीके से उस टाइम भी आपने देखा होगा, छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग एक कागज़ पे लिख के साइन कर लेते हैं कि हमने आपको पैसा दिया है, ठीक है, तो आप साइन कर दीजिए, ये कागज़ मान्य होगा, क्योंकि उनका सिग्नेचर्स है उस पर। कर्ज कैसे बढ़ते गए। दक्कन दंगा आयोग की दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने स्पष्ट किया कि ऋणों की जो प्रणाली है वो आखिर कैसे काम करती है। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपये की रकम 3.2% की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाला इस रकम को बांड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों मिलाकर बनी राशि मिश्र धन के लिए एक अन्य बांड उसी ब्याज की दर से लिख लेता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने की 125 दिन की मोहलत देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बांड पास किया जाता है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि पर कुल ब्याज 2028 रुपये 10 आना 3 पैसे हो जाता है। दक्कन दंगा आयोग
जब विरोध दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार ने उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब भारत सरकार ने चिंता जताई तो वे लोग भी इस पे काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए। वह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन किया गया। आप ये देख सकते हैं, ये काल रेखा दी गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक है तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका चैप्टर खत्म हो गया है, कल हम आगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।